नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, आर्थिक जगत और खेल जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गुजरात में रैलियों का दौर जारी। पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। पहले चरण की 89 सीटों के लिए विपक्षी पार्टियों ने भी झोंकी ताकत। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का जल्द लोकार्पण। गोवा सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में बोले प्रधानमंत्री, नए भारत के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करने का आह्वान। भरोसेमंद और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 समारोह में विदेश मंत्री ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की जरूरत पर दिया जोर। नेपाल में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस गठबंधन को बढ़त। अब तक 90 सीटों के नतीजों का ऐलान। 52 सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने दर्ज की जीत। और फुटबॉल विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से दी मात। एम्बोलो ने किया मैच का एकमात्र गोल। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे ऑकलैंड में कल। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनावों के साथ। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब एक हफ्ते का समय बचा है। पहले चरण की 89 सीटों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्य में धुआंधार रैलियां की। उन्होंने आज पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावल में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पालनपुर के पी शब्द के 5 रूप बताए। उन्होंने कहा कि हमारा पालनपुर के पी का मतलब है पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण। क्योंकि यहाँ ये सब कुछ भरपूर मात्रा में है, इसी से ही पालनपुर का विकास हो रहा है। જ્યાં ટૂંકા ગાળામાં આપણે જે હરણફાળ ભરી છે ને, એના મૂળમાં 2 બાબતો ખાસ છે, પાણી અને વીજળી. ગુજરાતની પાણી અને વીજળીની મોટી સમસ્યાઓનું આપણે સમાધાન કરી દીધું. અને આજે તો જે 20-25 વર્ષના જુવાનિયા હશે ને, એમને તો ખબર નહીં હોય કે ભૂતકાળ કેટલો ભયંકર હતો અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય કેટલું સામે પડ્યું છે. આ 20-25 વર્ષના જુવાનિયા જરા ઘરમાં જૂના લોકોને પૂછજો, ખબર પડશે કે કેવા દિવસો કાઢતા હતા. मोडासा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी राज्य के जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाजी धाम का विकास रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। दिल्ली में, गांधीनगर में એવું જ અમારે ત્યાં પણ. એટલે પહેલા કેટલીક સીટો નાનું મોટું કાચું કપાતું હતું. જ્યાં કાચું કપાણું એમને ખબર પડી છે કે કાંઈ ફાયદો ના થયો આ ભાઈને મોકલ્યા હતા એનો. હવે તો ભાજપ સિવાય કોઈને મોકલવા જ નથી. और गुजरात के आगामी चुनावों को लेकर अब रुख करते हैं अपने संवाददाता सूरज मोहन झा का, जो इस वक्त सुरेंद्रनगर गुजरात में मौजूद हैं। सूरज, आप लगातार सौराष्ट्र में सफर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिस जगह की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वहां पर पी का एक अलग महत्व है। अगर हम पर्यटन की बात करें या फिर हम किसी भी चीज की बात करें, आप किसानों से मिले, बहुत से लोगों से मिले, आपने लोगों के बीच में पी से क्या पाया? बिल्कुल दीक्षा, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जो 5P का फॉर्मूला पालमपुर में दिया है, वो तकरीबन जब वो मुख्यमंत्री यहाँ रहे थे तो इन सभी 5 फार्मूलों पर उन्होंने यहाँ काम किया था। पीने के पानी की गुजरात में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, ख़ासतौर से सौराष्ट्र का जो इलाके हैं या फिर जो साउथ गुजरात के इलाके हैं, उनमें पीने योग्य पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन नर्मदा के बांध से उसके बाद जो पीने के लिए पानी और नहर से जो सिंचाई के लिए पानी पहुंचा है, उससे कहीं ना कहीं जो पीने के पानी के साथ में किसानों की समस्या का भी हल हुआ है। पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी काम किया गया। जैसे कि आज मैं लिटिल रन ऑफ कच्छ जो सुरेंद्रनगर के पास में है, जहाँ पर नमक का
उत्पादन होता है वहाँ किसानों से मिला तो बताया किसानों ने कि पहले वो डीजल इंजन से बोरिंग करके पानी निकाल के नमक निकाला करते थे, लेकिन वहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जिस पर सरकार ने उन्हें 80% की सब्सिडी दी है। यानी कि अगर 1 लाख का सोलर पैनल है तो उस पर 80,000 सरकार वहन करेगी, 20,000 किसान को देना पड़ेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो उनको जो महंगा डीजल खरीदना पड़ता था उससे भी छुटकारा मिला, बल्कि पर्यावरण से भी कहीं को भी फायदा हुआ है। साथ में अगर हम पर्यटन की बात करें तो हम सोमनाथ और द्वारका जैसी तीर्थ नगरी में घूमे, हमने वहां पर सोमनाथ में जो कॉरिडोर देखा और जिस तरह के इंतजाम देखे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में बताते हैं कि पर्यटन के लिहाज से वो कितना काम हो रहा है। सूरज, अगर मैं विपक्षी दलों की बात करूं, सूरज अगर मैं विपक्षी दलों की बात करूं तो आपको क्या लगता है विपक्षी दलों की वहां क्या रणनीति है, क्या देखते हैं वहां पे लोग? बिल्कुल, अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो दीक्षा 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है और कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। हाँ, ब्रांड मोदी यहाँ काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई ऐसी शिकायतें हैं जो जनता अब बोलने लगी है। जैसे उनका कहना है जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे तो जो सड़कों की हालत या बिजली की हालत थी वो अब ऐसी नहीं रही है। महंगाई और बेरोजगारी एक अच्छे मुद्दा बनकर उभरे हैं। विपक्ष इन सारे मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उस आक्रामक अंदाज में नहीं है जिस तरह से 2017 में उसने प्रचार किया था। उसका केंद्रीय नेतृत्व उतना समय गुजरात में नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उसके जो क्षेत्रीय नेता है वो यहाँ जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी तीसरी शक्ति के तौर पर यहाँ पर जो दिल्ली का उनका फॉर्मूला रहा, पंजाब में जो मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल की बात वो करते थे वो यहाँ भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक वर्ग को वो आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये सारे मुद्दे जो हैं विपक्ष के वो कितना काम करते हैं, क्योंकि 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद और कुछ शिकायत होने के बावजूद ब्रांड मोदी यहाँ पर है। तो ऐसे में अब जो विपक्ष की रणनीति है, प्रचार है, वो कितना असर दिखाता है ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। दीक्षा, बिल्कुल बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवा के मोपा में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए हवाई अड्डे का लोकार्पण जल्द किया जाएगा। गोवा सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेला में प्रदेश के विभिन्न विभागों में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से 2047 तक नए भारत के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह आज जो गोवा में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे भी गोवा के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। कोविड, जलवायु परिवर्तन और संघर्षों को देखते हुए आज दुनिया में पोषक अनाज का महत्व बढ़ गया है। साल भर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के सिलसिले में देश में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये तमाम बातें कही। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पोषक अनाज खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पादन में कमी और व्यापार में व्यवधान आने की आशंका है। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष से खाद्य सुरक्षा और पोषण में मोटे अनाज के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा होगी। उन्होंने कहा कि भारत पोषक अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। समारोह में 60 से अधिक देशों के भारत स्थित उच्चायुक्तों और राजदूतों ने हिस्सा लिया। मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर और खनिज की मात्रा चावल और गेहूं की तुलना में अधिक होती है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मिलेट वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है। मिलेट संतुलित आहार के साथ साथ सुरक्षित वातावरण में भी योगदान देता है। ये मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार है।
भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारक संस्थानों के साथ मिलकर मिलेट उत्पादन तथा खपत बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। Millets from the point of view of international relations and diplomacy. You know, international relations, probably if you look, why do countries have relations with each other? What is the starting point of international relations? I think it's a safe bet to say that it started with food security. That when you had collectives, territorial collectives, who wanted to deal with other collectives, their fundamental urge was really to secure their own food and to see if they could get food from others. गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में आहोम सेनापति लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर लाचित बरफुकन नहीं होते तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा ना होता। उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णय ने न केवल पूर्वोत्तर बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे हिस्से को धर्मांत आक्रांताओं से बचाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। लचित बरफुकन जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, वो न केवल एक सेनापति के रूप में, एक असीम देशभक्ति के मालिक, ऐसे देशभक्त के रूप में सराय घाट की लड़ाई को आज भी याद किया जाता है और आज भी याद किया जाना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में 2023 के बजट पूर्व परामर्श की 5वीं कड़ी में सेवा और व्यापार क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति में आक्रामक रुख के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में मध्यम तेज रफ्तार से बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीफ की फसल की आवक के साथ आने वाले महीनों में मुद्रास्फीतिक दबाव कम होगा। खसरे के मामले में वृद्धि के बीच केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संवेदनशील इलाकों में रह रहे 9 माह से 5 साल तक के सभी बच्चों को खसरा और रूबेला के टीकों की अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति में जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नियुक्ति से जुड़े पूरे मामले पर गौर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारियां हासिल करने में लोगों की मदद के लिए शीर्ष अदालत का आरटीआई पोर्टल शुरू हो गया है। अभी तक शीर्ष अदालत के संबंध में आरटीआई आवेदन डाक के माध्यम से भेजे जाते थे। निर्वाचन आयोग के एक दल ने त्रिपुरा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की है। त्रिपुरा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मामले की प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार शामिल हुई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन की एक अदालत में आवेदन दायर कर भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन के हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को देश का नया सेना प्रमुख चुना है। वो निर्वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। ब्राजील के निर्वाचन प्राधिकरण के प्रमुख ने हाल ही में हुए आम चुनाव में अधिकतर ईवीएम के जरिए डाले गए मतों को रद्द घोषित किए जाने के देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और उनके राजनीतिक दल के अनुरोध को खारिज कर दिया है। और आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। आपके सांसद में इस बार देखिए, एक डॉक्टर से राजनेता बने। 15,000 से ज्यादा सर्जरी और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की कहानी उन्हीं की जुबानी। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर।
राज्यपाल की इस कड़ी में बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र नाथ आर्लेकर से। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं या अन्य मंत्री हैं, अपने संविधान के अनुसार ही वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनमें स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल थिंकिंग, वो विचार रहना होता है। परंतु राज्यपाल जो होते हैं उनको इसको समझते हुए भी इसके ऊपर रहना चाहिए। जानेंगे 5वीं अनुसूची के बारे में, बात करेंगे राज्यपाल को मिली न्यायिक सुविधाओं की। देखिए राज्यपाल, शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। जो आर्टिजन्स है अपनी कला को दर्शाते भी हैं, दिखाते भी हैं और आपकी क्यूरियोसिटी की वही पूरा करते हैं। तरह तरह का पेंटिंग बनाते हैं, रामायण महाभारत सभी बनाते हैं। কৃষ্ণের সদয় হলে মা কংসে হলে বাম। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में श्री महावीर पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक महोत्सव का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद कृषि बाजार शेड और स्टॉल का उद्घाटन किया। अरुणाचल सरकार सभी गांवों को सशक्त बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए 8 स्तंभों पर जोर दिया है, जिससे ग्रामीणों का शहरी इलाकों में पलायन भी रुकेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 चिंतन शिविर के दौरान मसूरी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ योग किया। महाराष्ट्र सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम की पुस्तकें मराठी भाषा में प्रकाशित करने की रूपरेखा बनाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का नेतृत्व चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के संयुक्त निदेशक अजय चंदनवाले करेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रशासन ने मुख्य द्वारों पर नोटिस लगाकर मस्जिद में लड़कियों के अकेले या समूह में प्रवेश पर रोक लगा दी है। नमाज पढ़ने आने वाली लड़कियों के लिए यह आदेश नहीं है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पुलिस ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से गिराई गई IED हथियारों और नकदी की एक खेप बरामद की है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस पर लगे आरोपों पर सुनवाई 12 दिसंबर के लिए टाल दी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन आज अदालत में पेश हुई थी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस गठबंधन ने संसदीय चुनाव में बढ़त हासिल कर ली है। अभी तक जिन 90 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, उनमें से 52 पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने जीत दर्ज की है। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा, जबकि बाकी 110 को अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने अभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की है और 31 पर आगे चल रही है। वहीं CPN माओइस्ट सेंटर के खाते में 7, CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट के खाते में 6 और राष्ट्रीय जनमोर्चा तथा समाजवादी पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई है। ये सभी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। माओइस्ट सेंटर और CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट क्रमशः 10 और 5 सीटों पर आगे चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी दल CPN UML ने अभी तक 15 सीटों पर जीत दर्ज की है और 29 पर बढ़त बना ली है।
वहीं सीपीएन यूएमएल के सहयोगी दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी ने 2 और 1 सीट पर जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 सीटों पर आगे है। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनमोर्चा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1-1 सीट पर जीत प्राप्त की है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पदभार संभाल लिया है। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने सुधारवादी विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया था। इससे मलेशिया में खंडित जनादेश वाले आम चुनावों के बाद कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया। आम चुनाव में अनवर के नेतृत्व वाले गठबंधन को सर्वाधिक 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि ये गठबंधन सरकार गठन के लिए जरूरी 112 सीटों के आंकड़े से काफी पीछे रह गया था। चुनाव में मलय समुदाय से मिले अप्रत्याशित समर्थन के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन का मलय केंद्रित पेरिकटन नेशनल 72 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। पैन मलेशियन इस्लामिक पार्टी 49 सीटों पर जीत के साथ इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। झोंगझोउ के 8 जिलों की कुल आबादी करीब 66 लाख है। लोगों को 5 दिन तक अपने अपने घरों में रहने को कहा गया है। शहर की सरकार ने संक्रमण से निपटने की कार्रवाई के तहत वहां व्यापक स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। झोंगझोउ इन दिनों खबरों में बना हुआ है, जहां स्थित एप्पल के आईफोन के दुनिया के सबसे बड़े कारखाने में कर्मचारियों को कथित तौर पर पुलिस ने संविदा संबंधी विवाद के चलते पीटा और हिरासत में रखा। देश में संक्रमण के दैनिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस सप्ताह 6 महीने के बाद संक्रमण से मौत का एक मामला भी सामने आया है। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 में विजयी आगाज किया है। इस मैच का कल एकमात्र गोल अम्बोलो ने किया। उन्होंने मैच के 48वें मिनट में शकीरी के शानदार पास पर गोल कर अपनी टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। मुकाबले की शुरुआत से ही स्विट्जरलैंड की टीम फेवरेट मानी जाती थी, लेकिन पहले हाफ में कैमरून ने शानदार खेल दिखाया। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही। हालांकि कोई भी टीम पहले हाफ में गोल नहीं कर पाई। दूसरा हाफ शुरू होते ही स्विट्जरलैंड ने शानदार गोल कर 1-0 की बढ़त ले ली। 48वें मिनट में एम्बोलो ने शकीरी के बेहतरीन पास को गोल में बदला। इसके बाद भी दोनों टीमें गोल करने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान केएल राहुल की अनुपस्थिति में टीम इंडिया की कप्तानी शिखर धवन करेंगे। टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उसने 3 मैचों की T20 श्रृंखला 1-0 से जीती थी। दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच रविवार को हैमिल्टन में, जबकि तीसरा मैच बुधवार को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा घाट पर प्रवासी पक्षी इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।